We have with us Senior Advocate Supreme Court, Mr. Nasir Rizwan Khan Saab. He has over 30 years of experience, particularly dealing with banking and check fraud cases. That's his specialization. He has an LLM. He also has a master's in political science and master's in international relations. Very seasoned lawyer, very senior lawyer, right? So I hope this session serves you well for today. And obviously, after Ashura, we have a very grand workshop again, a panel discussion, which is going to be between the Director General of National Accountability Bureau and the Advocate General of Sindh. So those two are going to come, and that is going to be a session later on as well. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबी। मेरा नाम नासिर रिजवान है। मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और तकरीबन 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का। और आप और हम सब समझ लें स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म में, ठीक है ना, सेम है। तो इसके अंदर सेशन में ये होगा कि जो चीज़ भी आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे वहीं पर ही पूछेंगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डॉक्टर से कभी भी नहीं कोई चीज़ छुपाएं, ज़मीन से 6 फुट नीचे चले जाएंगे। वकील से छुपाएंगे 6 फुट ऊपर चले जाएंगे। अपने उस्ताद से या टीचर से छुपाएंगे तो फिर समझ लें आप बीच में लटक जाएंगे। ये एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अब मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि आप सब हम सीख रहे हैं, ये ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ अगर हो नहीं हो आप वहीं पर मुझे स्टॉप कर दें, ठीक है ना सर, प्लीज़, ताकि वो फिर आपको ज़िंदगी भर याद रहे। अगर नहीं होगी तो फिर वो, और इसके अंदर शर्माना जो होता है ना, मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे, बाद में आप पूछें तो बोलते सर ये चीज़ समझ नहीं है, जो चीज़ आप पूछेंगे बोले बस यही समझ नहीं आई थी, बाकी सारी आई थी, क्योंकि आपने पूछा उससे वही है। एक केस मेरा चल रहा था, वो इत्तेफाक की बात है कि 489F का चेक जो था वो बाउंस हो गया था, जिसका आज हमारा लेक्चर, और वो उस बेचारे ने बहुत सारे इशू किए हुए थे। फिक्र तो उसको जिसने पेमेंट करनी हो, जो कर ही नहीं है तो फिर जितने चाहो चेक काट दिया। तो उसको, मुझे मेरे कज़न हैं वो आर्मी में होते थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो वो मेरा ख्याल है DIG साहब, उनके अक्सर आपने देखा होगा DIGs वगैरह के साथ SSP के साथ लिखा होता है रिटायर्ड कैप्टन, तो आर्मी से आते हैं। तो मेरे कज़न भी आर्मी में थे, आर्मड फोर्स से। उनके बेटे ने मेरे को बोला कि अबू आपके जानने वाले हैं अबू के। अब मैंने बोला कि उन DIG साहब ने तकरीबन 2.5 साल के बाद वो FIR रजिस्टर करवाई थी, कोई उनकी जान पहचान निकल आई होगी ईस्ट के अंदर। अब मैंने बोला अगर मैं उनको अपने कज़न के हवाले से अप्रोच करता हूँ, बोले चले आप फैसला कर दें ईमानदारी के साथ। उस आदमी ने तो पैसे देने ही नहीं है, उसने तो बस चेक इशू किए हुए थे। फिक्र तो उसको होती जिसने पैसे देने हों। तो इत्तेफाक की बात है कि जिन मजिस्ट्रेट साहब के पास था, उनके पास एक दिन पहले मेरा एक पुलिस इनकाउंटर का केस था। तो वो पुलिस वाले ने कहा कि जी, अब वो पुलिस वाले जो बयान करते हैं ना, ये हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, ख़ासतौर पर अपनी, कहना जी ये हमारे सामने आए, हम इनके सामने आए, मुल्ज़िमान ने वहाँ से फायरिंग की, हमने यहाँ से दीदा दलेरी और जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए हमने यहाँ से फायरिंग की, हम SMG से फायरिंग कर रहे थे, वो TT पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे, फिर हमने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उनको पकड़ लिया और ये TT पिस्टल उनके पास से हमने बरामद कर। तो वो उन्होंने कहा कि जी हमने वहाँ पर उनको पकड़ लिया और ये TT पिस्टल बरामद कर ली। तो अब वो बिल्कुल कन्वेक्शन का केस था, रिकवरी हो गई, सब कुछ हो गया। मैं उनसे कहा कि भाई ये तो आपका हो गया, लेकिन ये देखें आपने बताया हम SMG से फायरिंग कर रहे थे, वो आगे TT पिस्टल से कर रहे थे। तो SMG जो आपके पास वेपन था, इसका एब्रीवेशन है, ये है सब मशीन गन, और इससे जो बड़ी होती है वो MG होती है, मशीन गन, KK क्लाशनकोफ। तो ये जो मुल्जिम जिसको आपने पकड़ा है, ये रिकवरी की है, ये आप बताएं कि ये TT पिस्टल आप कह रहे हैं, तो ये TT किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? नहीं जी ये मुझे नहीं, मैंने सर ये तो ख़ासतौर पर नोट करें, क्योंकि जिस आदमी ने पकड़ा है, रिकवरी की है, सब कुछ किया, उसको इसका पता ही नहीं है ये वेपन है क्या। मैंने बोला सब मैंने आपको बता दी, MG बता दी, मशीन गन, ये इसलिए नहीं कि ये तो आपने पकड़ी। तो वो ख़ास तौर पर उन्होंने नोट किया। जब आगे जानने लगा मजिस्ट्रेट साहब ने बोला एक मिनट वकील साहब,
मैंने बोला जी ओपन कोर्ट के अंदर। कहने सर ये हमें भी नहीं पता, हम रोज़ाना केस चलाते हैं, तो आप ये हमें बताएं कि टीटी है किस चीज़ का मुखफ़ा, हम भी टीटी पिस्टल लिखते हैं ऐसे। फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला सर ये जो है ना ये रशियन नेम है, टैगामाइट टाइप, टीटी टैगामाइट टाइप, अक्सर अखबार में भी आप पढ़ते हैं। तो वो बेचारे बड़े खुश हुए, और मैंने उस मजिस्ट्रेट को बड़ा अप्रिशिएट इसलिए किया कि उसने कोई शर्म महसूस नहीं की ओपन कोर्ट में। प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, मैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं था, वही थे। दूसरे दिन वो 489F का उनके सामने रिमांड गया, उन्होंने वैसे ही उस बंदे को एकदम फौरी जेल कर दिया, जेल कस्टडी में। जबकि प्रोग्राम ये था कि उसको वहाँ निकाल के चेक सामने रख के और रिकवरी करनी, तो वो उसका ये फ़ायदा। तो इसलिए बस ये कि जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आपने ज़रूर पूछना। देखिए मेन जो आज हमारा टॉपिक है वो 489F है। 489F का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ये पीपीसी की एक सेक्शन है पाकिस्तान पैनल कोड की। ये पहले जो थी एक हमारे पास एक लॉ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिकवरी भी उसको ब्रैकेट के अंदर होता है। उसकी एक सेक्शन है 22 सब सेक्शन 4, ये वहां से ड्राइव हुई है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 201, whoever honestly issue a check towards repayment of the finance of the fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punishable with imprisonment which may be extended to 1 year or with fine or with both unless he can establish आगे हुआ, ठीक है। अब ये 489 ये मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो जो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने ये ड्राइव वहां से हुई है, ये बोरोड यहां से ली गई है। इसके अंदर क्या है कि चेक जो है डिसऑनर्ड होगा, लेकिन सिर्फ चेक का डिसऑनर्ड हो जाना कोई ऑफेंस नहीं है। अगर मैंने आपको चेक दिया, आपने उसको प्रेजेंट किया बैंक में, वो आ गया कि जी ये नहीं हो कैश हुआ किसी भी वजह से, तो इट सेल्फ नॉट क्रिएट ए ऑफेंस। इसके अंदर जो है वो कंडीशन है, अगर आप इसको पढ़ें डिसऑनेस्टली, ठीक है लीजिए, सबसे पहले डिसऑनेस्टली का लफ्ज़ है कि उसकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्टली है। और इंटेंशन के लिए हम एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी, जो इंटेंशन है उसके लिए एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब ये होता है कि मुजरमाना जहनियत, ठीक है जी, कि इसकी जो जहनियत थी वो मुजरमाना थी, ये इसकी इंटेंशन थी ये डिसऑनेस्टली कर, ठीक है। एक वो दिया, मुझे नहीं पता कि, क्योंकि होता ये है ख़ास तौर पर ये ज़्यादातर जो है ये इस्तेमाल होता है जो जिसमें कंप्लेनेंट होता है उसकी भी डिसऑनेस्टली इसके अंदर शामिल होती है, जबकि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो उसके लिए एक्यूज के लिए हैं कि जिसने दिया है, जिसको हम एक्यूज कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इसको यूज़ जो है जनरली जो है ये कारोबारी लोग जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि इसको डिसऑनर्ड करा लेते हैं और फिर जनाब वो उसके ऊपर जो है वो केस रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो अगर चेक बाउंस हो जाए, लेकिन कंडीशनली है, ये बात याद रखिएगा। जो भी अच्छी जो जुडिशल ऑफिसर होते हैं हमारे, वो ख़ास तौर पर अगर कहीं कंडीशन होती है तो उसको ज़रूर देखते हैं कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं भाई देखिए ये तो कोई ऑफेंस नहीं है कि आपने चेक दिया, हो सकता है वो, अब मैंने आपको चेक दिया, मुझे ये कि जी फ़लाँ आदमी मेरे अकाउंट में फ़लाँ तारीख तक जो है वो पैसे डाल देगा तो वो आपको मिल जाएंगे। मैंने एक दिन बाद का आपको दे दिया, पता लगा उसने मुझे डाला ही नहीं, तो मेरे अकाउंट के अंदर पैसे थे नहीं, तो बैंक जो है वो इनसफिशिएंट रिपोर्ट बना के दे देगा कि जी इसका फंड्स है ही नहीं इसके अंदर। तो आप जो है अब ये कहेंगे जी ये इसकी डिसऑनेस्टली थी, डिसऑनेस्टली नहीं थी, तो इस तरीके से। अब ये जो चेक बाउंस होते हैं, इसको जो है इसके 3 जो है हमारे लॉ के अंदर जो है वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर कहीं पर भी चेक डिसऑनर्ड हो जाता है,
ठीक है। एक तो है ठीक है, इसके तहत जो है एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। ये आपका कैंपस जो है ये 154 कैंपस है, और सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसको ज़ाब्ता फौजदारी उर्दू में कहते हैं, उर्दू इंग्लिश में दोनों में याद रखा करें आप, ठीक है ना जी। ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वो आपको उर्दू में भी पता। उर्दू में थोड़े से अल्फाज मुश्किल होते हैं, थोड़ा सा याद करना होता है, ठीक है जी। जैसे आप किसी के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए, किसी प्लॉट में दाखिल हो गए, किसी आपने फ्लैट में दाखिल हो गए, तो एक सेक्शन होती है 448, ठीक है, हाउस ट्रेसपास, ठीक है। अब उसको उर्दू में बड़ा आसान लफ्ज़ है, आप याद कर लेंगे, हालत बेजा बेखाना, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश उर्दू में दोनों में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये 154 सीआरपीसी के तहत ये जो है आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा जो होता है, अगर चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है जी, तो ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत जो है आप उसके खिलाफ जो है वो सिविल केस सिविल अदालत में जाकर दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो है वो है ये जो अभी मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है ना, इसकी सेक्शन 9 है। ये जो है ये बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी बैंक वगैरह से आपने लोन लिया हो, ठीक है जी, और आपने नहीं दिया हो, आपने उनको चेक्स जो वो आपसे जो है पोस्ट डेटेड चेक्स आप उसको देते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ये कंडीशन होती है कि कभी भी अगर आपने बैंक को चेक दिया, किसी वजह से वो डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, एक ही बात है, ठीक है जी, तो बैंक जो है आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करा सकता, वो आपके खिलाफ जो है बैंकिंग कोर्ट में सूट कर। इसी तरह अगर बैंक के ऊपर आपके कोई पैसे निकलते हैं, तो जब भी आप बैंकिंग कोर्ट को अप्रोच करेंगे इसी सेक्शन में, ठीक है। इसकी 4 कंडीशंस होती हैं, क्योंकि अभी वो हमारा काफ़ी डीप में चले जाएगा, तो वो है कि वो करना ज़रूरी है कि आपने बताना है कितने पैसे लिए थे, कितने दिए, किस तरह दिए, फिर डिफरेंस किस तरह रहा। तो अक्सर वो बैंक वाले भी उसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा फिर भी इसको आपको बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो है ये एक आम आदमी जो होता है उसके लिए ये दोनों होते हैं। वो चाहे तो उसकी ऑप्शन है वो 489F को अप्लाई कर ले, सिर्फ एफआईआर कटाए, उसके ऊपर प्रेशर डलवाए और वो शायद उसके पैसे दे दे। क्योंकि ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है इसमें जो है सिर्फ कन्विक्शन होती है या वो इक्विटल होता है, जजा सजा होती है। इसके अंदर जो है आंसू पूछते हैं। आंसू पूछने का मतलब ये है कि रिकवरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि पैसे रिकवर हों तो फिर आपको जो है वो सिविल प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा, और ये साइमल्टेनियसली भी आप दोनों कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब ये कि आप सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर अमूमन ये होता है कि जो आप सिविल सूट दायर करते हैं ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत, उसके अंदर ये होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये जो है ये हम दाखिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से। अगर आजकल जो ज्यूरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, ठीक है ना, प्रिक्यूमरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि मालियाती, वो है तकरीबन 6.5 करोड़ की, ठीक है ना जी, तो वो तो फिर आप वहाँ दाखिल कर दें, अदरवाइज जो है फिर आप हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये रिकवरी है, इसके अंदर जो है वो कन्विक्शन है या वो एक्विटल होगा। तो ये मैजिस्ट्रियल ट्रायल है। तो अमूमन ये होता है कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास से इक्विट हो जाता है, अगर कोई ऐसा उसको हो जाता है इक्विट हो जाता है।
तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी रेमेडी खत्म हो गई, ये अपनी जगह थी। इसी तरह अगर इसमें इक्विट भी हो गए और ये आपने प्रूफ कर दिया तो वो आपके पैसे जो है वो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। दोनों चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि हो सकता है कि कभी आप जो है कंप्लेनेंट साइड से हो, जिसका चेक बाउंस हुआ, आप उसके वकालत कर रहे हो या उसको आप गाइड कर रहे हो, और कभी ये हो सकता है कि आप मुलजिम की तरफ से हो जिसका चेक बाउंस हुआ है। ठीक है ना जी। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम कंप्लेनेंट साइड से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रोसिक्यूशन को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो प्रोसिक्यूशन को जो असिस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप जो भी क्रिमिनल केस होगा उसमें स्टेट जो होगी, जो रियासत होगी, वो आपको जो है एक काउंसिल प्रोवाइड करेगी, जो प्रोसिक्यूटर जिसको हम कहते हैं। लेकिन आप अगर एक प्राइवेटली वकील एंगेज करते हैं उसके अंदर, तो वो जाके उनको असिस्ट करेगा। वहाँ ये होता है, जनरली प्रैक्टिस ये है कि वो हम उसको असिस्ट नहीं कर रहे होते, वो पंजाबी में बोलते हैं जेड़ा बोले वही बुआ खोले। तो वो बोलते हैं जी आप आ गए, बस यही है जी, जो ये कहेंगे वो प्रोसिक्यूटर साहब बोलते हैं बस सर मेरे भी यही आते हैं। तो वो मेहनत ही नहीं करते फिर उसके लिए, तो आपको सारी मेहनत फिर आपको करनी पड़ेगी इसको, केस को प्रूव करने के लिए। ठीक है। और ये जो सूट मैंने आपको बताया कि ये दाखिल जो करते हैं हम 37 के अंदर, ये होता है समरी ट्रायल। ये सूट है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब ये कि ये रैपिडली तौर पे होता है, फौरी तौर के ऊपर होता है। अगर आपने वहाँ सूट दायर किया मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास, तो वो या तो वो सूट को अपने पास को ट्रायल करेंगे या किसी अपने जो सबॉर्डिनेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे जिनको हम एडीजे कहते हैं, उन साहब के पास ये ट्रांसफ़र कर देंगे। पावर्स दोनों की एक ही होती हैं। सिर्फ जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके अलावा होती है, तो वो ट्रांसफ़र का उनको राइट होता है, तो वो किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दे देंगे या वो सुनेंगे। ठीक है। अब आम सूट जो है, ये सिविल सूट की प्रोसीडिंग आपने पढ़ी है कि सिविल सूट अगर होगा तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, पढ़ी है आपने? जी जी। तो अगर हम सिविल सूट दाखिल करते हैं तो आम सूट के अंदर ये होता है कि जो डिफेंडेंट होता है उसको समन नोटिस वगैरह जाते हैं, वो आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं। लेकिन इस सूट के अंदर जो है, ये क्योंकि समरी ट्रायल है, स्पेशल प्रोविजन है, तो इसके अंदर सबसे पहले जिस दिन उसको नोटिस मिलेगा, नोटिस रिसीव होगा, वो नोटिस रिसीव कर लेगा। नोटिस रिसीव करने के जो डिफरेंट मोड्स हैं, वन इज द बैलिफ, बैलिफ लेके आता है आपके घर के ऊपर जो कोर्ट का आदमी होता है, टीसीएस या कोरियर सर्विस के जरिए आता है, रजिस्टर्ड एडी के जरिए आपके पास आता है। आपको जिस दिन भी नोटिस रिसीव होगा उसके ऊपर लिखा जाएगा कि आपने रिसीव कर लिया। फ्रॉम द रिसीविंग विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, याद रखिएगा ये बड़ी मिस्टेक होती है। विद इन 10 डेज आपने जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी है कि लीव टू डिफेंड, लीव टू डिफेंड, कि आप इस केस को जो है डिफेंड करना चाहते हैं। लीव कहते हैं परमिशन को, ठीक है, कि आपको परमिशन दी जाए कि आप जो है इस केस को जो है वो डिफेंड करें। ठीक है। अक्सर ये होता है कि आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला कि आज आपको नोटिस मिला कि ये केस आपके खिलाफ फाइल हुआ है और आपने जो है इसके अंदर जो है आए और अपने वकील को लेके आए या आप खुद आए, वो लिखा होता है पूरा नोटिस के अंदर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जो है वो उर्दू में है, बाकी जितने भी आपको नोटिस मिलेंगे पूरे पाकिस्तान किसी भी कोर्ट के, वो सारे इंग्लिश में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इसलिए उर्दू में है कि हमारे जवाद ख्वाजा साहब एक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, सिर्फ 24 दिन की उनके वो चीफ जस्टिस थे, तो वो उनका कहना ये था कि हमारे मुल्क की जो बेशतर आबादी है, बेशतर जो लोग हैं, वो बेचारे उर्दू नहीं जानते सही तरीके से, हम उनको इंग्लिश में एक नोटिस भेज देते हैं, उसको पता ही नहीं लिखा कि आप, किसी ने उसको जो समझाया वो समझ गया कि जी ये है, तो कम से कम वो बेचारा पढ़ सके या किसी अपने साथ वालों को पढ़ा सके। तो वाइट पाकिस्तान का नोटिस, वो जब वो सीनियर पुनी जज बने, सीनियर पुनी जज वो होता है जो चीफ जस्टिस से नीचे हो, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट के बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, नोटिस जो है वो इंग्लिश में जाए, तो वहाँ तक तो वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है ना। तो वो जो नोटिस आपको जिस दिन भी मिलता है विद इन 10 डेज, अब नोटिस ये कि आज आपको मिला और उन्होंने कहा कि जी आपका सूट जो है ये फिक्स है, मिसाल के तौर पर आज है 21 है,
ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी ये 15 अगस्त को फिक्स है। तो अब पता लगा कि आप 15 अगस्त को जाके दरखास्त दे रहे हैं, तो बाढ़ हो गई। आपने आज से 10 डेज काउंट करने और उसके अंदर जो है आपने जो है वो एप्लीकेशन देनी है, बेशक कोर्ट में डेट हो या नहीं हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये एक दफ़ा मुझसे भी गलती हुई, वो कवर हो गई, बस वो क्लाइंट की किस्मत अच्छी थी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप वो देते हैं दरखास्त, कोर्ट आपको सुनती है, तो फिर कोर्ट के पास जो है वो 2 रेमेडीज वो आपको दे सकती है। एक तो आपको अनकंडीशनल लीव दे, अनकंडीशनल का मतलब ठीक है आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करें, केस लड़ें, और एक जो होती है वो कंडीशनल लीव देगी आपको। कंडीशनल लीव ये होती है कि जितने का आपका चेक बाउंस हुआ है उतनी ही वो पैसों की आपको कहेगी आप छोटी जमा कराएं, यहाँ पहले छोटी जमा कराएं, फिर आप केस को जो है वो डिफेंड करें। समझ में आई आपको बात? ठीक है ना। जिससे 10 लाख रुपए का केस है तो वो कहेंगे 10 लाख की आप छोटी जमा करें। इसी तरीके से ये बैंकिंग के अंदर भी सेम यही है कि आपका चेक आपने उनको दिए, ये तो पहले आपसे वो भी ले लेते हैं, सिक्योरिटी भी जमा करा लेते हैं उतने मालिक की, ठीक है ना जी। तो इनका तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जिस दिन आपको ये मिलेगा इसके अंदर टाइम पीरियड जो है वो 30 डेज का, इसके अंदर टाइम पीरियड जो है वो क्या 30 डेज है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर जो है आपको 2 चीजें आपने जरूर लिखनी है। एक तो आपने अपने केस के फैक्ट्स जरूर लिखने, और नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ, हर केस के 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड अदर वन इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपने फैक्ट्स तो आपने मुख्तसर तौर पर बता दिए, जो आपने सपोर्टिंग में अपने डॉक्यूमेंट लगाने के नहीं। अब बैंक कह रहे हैं कि जी आपने जो है वो 2 मिलियन हमारे देने, आपने बोला नहीं जी मैं तो इसके अंदर 50 लाख दे चुका हूँ, इसको 2 मिलियन तो है नहीं, इतने पैसे बन रहे। तो ये जो है ये फैक्ट्स होंगे आप उसकी आप अपने साथ जो भी एनेक्सर हैं, जो आपने पेमेंट की है वो आपके पास स्लिप है, वो आप सारी लगाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके अंदर जरूर लिखेंगे। अक्सर लोग जो होते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स लिख देते हैं, लॉ नहीं, तो ये आपकी वहीं डिसमिस हो जाती है। और इसके अंदर दोनों में ये होता है कि जैसे भी ये डिसमिस होगी फिर एविडेंस की जरूरत नहीं है, केस डायरेक्टली डिग्री हो जाए, केस डायरेक्टली डिग्री हो जाए, यानी उस बंदे के खिलाफ हो जाएगा कि आप इसके पैसे दें। इसीलिए ये जो है ये स्पेशल लॉज है, दोनों के अंदर यही है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको जी? अच्छा, 489F जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये आपने FIR जो है वो रजिस्टर हो गई। इसके लिए सबसे जो हायर कोर्ट है वो अप्रिशिएट करती हैं इस बात को, ये बहुत कम वकीलों को भी पता होती है और बहुत कम लोग भी यूज करते हैं इसको। वो ये कि जब आपने किसी का चेक बाउंस हो गया, आपके पास आ गया, आप जाएंगे बैंक के अंदर और उनसे रिपोर्ट लगवा दें। वो रिपोर्ट लगा देंगे जी इनसफिशिएंट फंड था या इसने स्टॉप पेमेंट कर दी थी। तो स्टॉप पेमेंट भी जो है आपकी डिसऑनेस्टली है कि मैंने आपको चेक दे के अपना अकाउंट वो जो है वो स्टॉप करा लिया। इसका मतलब मैं आपको देना ही नहीं चाहता था ना, मेरी इंटेंशन क्लियर हो गई ना आपको। मेंसरी आप जो मैंने अभी आपको कहा है कि मुजरमाना जहनियत है। मुजरमाना जहनियत ये है कि एक ऑफेंस है, एक ऑफेंस आपसे कमिट हुआ लेकिन आपके जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी। मिसाल के तौर पर बाहर मेरी गाड़ी खड़ी, आप गलती से ले गए, तो ऑफेंस तो कमिट हुआ लेकिन आपकी कोई ऐसी नियत नहीं थी। ये मेरे साथ एक दफ़ा फिजिकली हुआ। मेरे जूनियर हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में होते हैं, शाह साहब। वो मेरी मिसेस गई, उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि जी वो मैं यहाँ शाह साहब को वो चेकअप कराने आई, वो गाड़ी चोरी हो गई। मैंने उनको बोले तो बड़ी खुशी की बात है। बोले वो परेशान थे। मैंने बोला चले अब सब लोगों को पता लगेगा, हमारी इज्जत होगी शहर में, यार कोई अच्छी गाड़ी थी जब भी तो चोरी हुई। मैंने बोला उस आदमी को मैं पकड़ लूँगा और उसको 500 रुपये दूंगा कि चलो तुम्हारी वजह से इतनी इज्जत हुई, और 1000 रुपये दे देता अगर वो तुम्हें भी साथ में ले जाता, ठीक है जी। फिर 1000 रुपये अभी सिर्फ उसके पास। मैं गया वहाँ पर, देखा तो सिविल हॉस्पिटल के पास गाड़ी भी और इग्निशन भी ऑन। वो पता लगा कोई आदमी गलती से बेचारा ले गया, जैसे किसी गाड़ी में जाना होगा, किसी ने दिया होगा, वो मेरी गाड़ी स्टार्ट करके ले गया, वो हो गई। और वापसी को उसको ख्याल आया, वो तो भाग गया। फिर वो मेंसरिया नहीं,
इसको बोलते हैं बोनाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड एक मिस्टेक है, वो इंसान से ही होती है कि, ठीक है ना जी। एक होती है इंटेंशनली, एक होता है अनइंटेंशनली, ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से ये जो है, इसके लिए आपको जो है वो डिसऑनेस्टली आपके जहन के अंदर, अब ये दो चीज़ों के ऊपर होता है। एक तो ये है कि रीपेमेंट ऑफ लोन, एक आपने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है जी, रीपेमेंट ऑफ लोन, जैसे बैंक से लेते हैं या किसी आपको दिया, उसके अगेंस्ट में आपको चेक इशू किया और फिर मेरी नीयत नहीं है, मुझे तो पता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे, ठीक है ना जी, मैंने आपको चेक इशू कर दिया, जब आपने वो दिया वो ये हो। या फिर ये होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, दो चीज़ें लाजमी हैं। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस मीन कि जी आपने मुझसे कोई चीज़ मैंने आपसे ख़रीदी, मैंने आपको पैसे देने थे, उसकी जगह पे मैंने आपको जो है वो चेक इशू कर दिया, ठीक है जी, और वो मुझे ये फुलफिलमेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन ये है कि आपने किसी से लोन लिया, वो करे, ये मुख्तसर तौर पे मैं आपको करूँ, ठीक। इसके अंदर जो है ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये अगर चेक इशू हो जाता है, आपके पास बैंक की रिपोर्ट आ जाती है, तो आप डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं कराएं। आपकी भी जो है वो ऑनेस्टली इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, इसका मतलब आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके पैसे देना चाहता हो, वो अब तो एफआईआर हो गई, तब तो भाग जाएगा, बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जाएगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसकी एक जेल चला जाएगा वो, या मामला दूसरा हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो होता है, आप उसको जो है एक नोटिस दें, खुद दें या अपने वकील के जरिए आप उसको नोटिस जो है आप इशू कराएंगे, भाई ये मैंने आपने पैसे देने थे, ये आपने मुझे चेक दिया था, ये मैंने फलां तारीख को वहाँ प्रेजेंट किया, उसकी रिपोर्ट आ गई है कि जी अनसफिशिएंट फंड है, या आपने अपना वो स्टॉप करा दिया है। तो वो जो नोटिस के लिए जो है वो है सेक्शन 30 सर सेक्शन 30 ऑफ पीपीसी और नहीं, पीपीसी नहीं, पीपीसी सीआरपीसी। नहीं ना सर बैंकिंग जी, ये नो सोचें, सर बैंकिंग नो फाइनेंशियल ऑर्डिनरी No. जी, बैंकिंग नो नो सीपीसी। ना, मैंने आपको बताया ये वकीलों को भी नहीं पता, जजेस को भी नहीं पता, ठीक है, मैंने तो आपको डायरेक्ट सेक्शन भी बता जी 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 नोटिस अंडर सेक्शन 30 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बताया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 1881 का है ये, ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड भाई, ठीक है जी। सेक्शन 30 ऑफ द, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गालिबन ये 1881 का है, जो भी होगा वो देखिए, ठीक है। उसके सेक्शन 30 उसके अंदर यही है कि जी आपने ये मेरे पैसे देना थे, ये आपका चेक आपने मुझे दिया था, बाउंस हो गया, आप मेहरबानी करें पैसे दे दें। उसका आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी इंटेंशन क्लियर होगी कि आप पैसे लेना चाहते हो, उसको जलील करना नहीं चाहते, उसको बिहाइंड द बार नहीं करना चाहते, आप मेन आपका पर्पस जो है वो क्लियर होगा। ये सेक्शन याद रखिएगा, ये आप इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखिएगा कि किसी आप जज साहब से भी पूछेंगे, उनको भी नहीं पता होगा, स्टूडेंट को भी नहीं पता होता, वकीलों को भी नहीं पता होता, बस ये होता है कि जी कोई नोटिस देना, ठीक है जी। तो ये आपने उसको ज़रूर देना है अगर आप चाहते हैं कि कोई पैसों की रिकवरी हो आपसे। दैट विल ऑल्सो शो योर इंटेंशन, गुड इंटेंशन, नॉट बैड इंटेंशन। नहीं, ये जब चेक बाउंस हो गया, बैंक की रिपोर्ट आपने ले ली, क्लियर हो गया कि जी ये चेक बाउंस हो चुका है, ठीक है जी, फिर आप जो है ये नोटिस आप उसको दें, राइट। कोर्ट में तो आप जब जाएंगे जब आप एफआईआर रजिस्टर कराएंगे, वो आपको नहीं देता
या आपको आपके नोटिस का जवाब देता है, किसी वकील के जरिए देता है, खुद देता है, एंकी पेंकी करता है, नहीं जी ऐसे तो है ही नहीं, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो उसकी इंटेंशन क्लियर, फिर आप जाएं FIR रजिस्टर करें। एक बात याद रखिएगा कि FIR बहुत कम होता है कि पुलिस डायरेक्ट रजिस्टर करे, वो आपको तंग करेगी, ठीक है। तो उसका बेहतर ये होता है कि आप SHO साहब को दरख्वास्त लिख के दें, पूरी बात मुख्तसर तौर पे लिखें कि इसने मुझे फला मद में पैसे देने थे, ठीक है ना, ये उसकी ऑब्लिगेशंस थी या रीपेमेंट ऑफ लोन था, क्या था, मुख्तसर तौर पे, बिल्कुल मुख्तसर, ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना जी। और उसकी कॉपी जो है ना, आप एक SP कंप्लेंट होता है हर ज़िले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक SP कंप्लेंट होते हैं, उसको ज़रूर कॉपी रिसीव करें, ताकि वो फिर बाद में उससे भी पूछते हैं कि ये आपके पास आया था, आपने क्या इसका मसला हल किया। अगर फिर भी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, जनरली नहीं होती, तो फिर जो है आप जो है सेक्शन 22A CRPC के तहत जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है DJS, उसको आप एप्लीकेशन देंगे, लेकिन साथ में जो है आपने दोनों की एप्लीकेशंस जो हैं वो अटैच करेंगे, जो SHO को दी वो भी, जो SP कंप्लेंट को दी वो भी, अदरवाइज ये आपको एंटरटेन नहीं, वो रिपोर्ट मंगाएंगे और आपको ऑर्डर करेंगे, यही जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 154 के तहत, ठीक है, आपकी FIR रजिस्टर होगी। ये जो ऑर्डर इशू करते हैं, इसके अंदर ये बात याद रखिएगा, कभी ये इसको डायरेक्शन नहीं देते, कभी भी वो SHO को डायरेक्शन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि इफ ए कॉग्निजेंट ऑफेंस इज मेड आउट, प्लीज, उसको वो कहते हैं कि रीड द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, एंड इफ ए कॉग्निजेंट ऑफेंस इज मेड आउट देन टेक इन एक्शन एज पर लॉ। तो उसका मतलब ये कि कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस दो चीज़ें। कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है, उर्दू में इसको कहते हैं कि काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, कॉग्निजेंस ऑफेंस, ये उसके अंदर लिखा हुआ, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेंस का मतलब है ना काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, वो पुलिस का एक्शन जिसमें पुलिस इंटरफेरेंस कर सकती है, पुलिस एक्शन ले सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस बाय द पुलिस। जिसमें पुलिस नहीं इंटरफेरेंस कर, मिसाल के तौर पर मेरा किराएदार है, वो किराया नहीं दे रहा, तो मैं जाकर उसके थाने में रिपोर्ट करूंगा, पुलिस उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। या किसी बीवी का अपने शौहर से कोई झगड़ा है, कोई लेना है देना है, ठीक है जी, तो वो जाके रिपोर्ट कर देगी, जिसको बंद कर दो, ये कर दो, वो पुलिस नहीं कर सकती, दैट इज नॉन कॉग्निजेंस बाय द पुलिस, ठीक है। तो वो आपको रिपोर्ट करेंगे 489 में आपके लिए। एक इसके अंदर जो है जो पनिशमेंट है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ जो है पनिशमेंट होगा या एक्विटल होगा, रिकवरी जो है वो इसमें, ठीक है। और सेम अगर बैंकिंग कोड का मसला होगा तो वो इसके लिए, बैंकिंग कोड के अंदर भी यही मैंने आपको बताया, इसका सेम प्रोसीजर यही है, ठीक है, कि वो आपने लीव टू डिफेंड दरख्वास्त करनी है। सिर्फ टाइमिंग का मसला है, इसके मैंने आपको बताया कि 30 डेज, ये लिमिटेशन जो होती है ना, ये सबसे अहम होती है। आपका केस बहुत अच्छा है, टाइम आपने लॉस कर दिया, लिमिटेशन एक्सीड कर गई, बेकार। और इसका मैंने आपको बताया कि 10 डेज, विद इन 10 डेज आपने लीव टू डिफेंड मूव करना। सर केस दाखिल करने का कितना टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई चेक आज बाउंस हुआ जी, तो कितने अरसे तक में ऑर्डर 37 में हम केस दाखिल कर सकते हैं? 3 ईयर रिकवरी जो है आप 3 ईयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि होता ये है कि चेक है, चेक के ऊपर डेट है आज की, आज क्या है 21, Yes. 7, 8. ठीक। अब ये जो चेक की प्रेजेंटेशन है, मैं आज इसको दाखिल करूं या 6 मंथ तक मेरे पास टाइम है, कितना 6 मंथ जी। अगर 6 महीने के अंदर अंदर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ
मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया बैंक के अंदर, ठीक है, तो बैंक भी उसको जो है वो एंटरटेन करेगा। 6 माह गुजरने के बाद, 6 महीने गुजरने के बाद अगर आप जाते हैं तो बैंक उसको एंटरटेन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपकी कोई जान पहचान है, आपने रिपोर्ट भी बनवा ली और उसके ऊपर यही आया अनसफिशिएंट फंड या स्टॉप पेमेंट या कोई और वजह लिखी हुई, जनरली यही होती है, तो इस की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। ऐसे चेक को जो विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड पेश होता है, उसके लिए एक खास टर्म्स इस्तेमाल होती है, स्टेल चेक। ठीक, या आउट ऑफ डेट। विद इन 6 मंथ अगर आपके पास रिपोर्ट मौजूद है, ठीक है, अब आप जब भी, तो वो आपके पास 3 ईयर्स फॉर सिविल सूट का भी है और FIR भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इफ देयर इज मोर देन 6 मंथ, इवन दो ओनली 1 डे, लिमिटेशन जो है वो बार्ड हो गई है। अब जो है उसको अगर वो आप, मैंने आपको बताया, अगर आपके कोई ताल्लुकात हैं, कुछ है, आपने वो रिपोर्ट ले ली, उसकी लीगल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी का अगर नहीं हुआ हो तो रेमेडीज आपको पता लगे, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, बोरोड कहाँ से हुआ, वो आपको पता लगे। इसके अंदर अब एक चीज़ ये होती है कि एक इसके अंदर जो है वो एक अमेंडमेंट आ गई है। अमेंडमेंट जो है ये कि पहले जो है इसकी पनिशमेंट जो थी वो 3 ईयर थी, ठीक है, 3 ईयर। अब अमेंडमेंट के बाद, आफ्टर अमेंडमेंट, अब पहले जो था बेशक 100 रुपए का चेक आपका बाउंस हो गया या 1 मिलियन का हो गया या 1 बिलियन का हो गया, जितने का भी हो गया, पनिशमेंट 3 ईयर, राइट। अब ये है कि अगर फाइव ईयर, राइट। पहले ये होता था कि इतना खौफ नहीं होता कि भाई 3 साल की है। एक टर्म आपने पढ़ी होगी, प्रोबेटरी क्लॉज। क्या होती है प्रोबेटरी क्लॉज, कोई बताए? इस चीज से मना। प्रोहिबिशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ की ममानियत, मना करना, ठीक है। हमारे यहाँ लॉ में कहते हैं कि ये केस प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल करता है, ये प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता। तो वो ये आपको मैं क्रिमिनल की बात, तो इसके अंदर अगर प्रोबेटरी क्लॉज के अंदर कोई चीज़ फॉल करती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर है या 10 ईयर से अबव है, 10 ईयर और 10 ईयर टू अबव, ठीक है जी। अब वो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है,
डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, 10 ईयर भी हो सकती है। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है 25 ईयर, कि 25 ईयर तक उसको जेल में रखा जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब ये खोसा साहब चीफ जस्टिस साहब थे तो ये उनके सामने पेश हुआ, उन्होंने बोला किताब लेके आओ और मुझे बताओ कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है 25 साल। कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, हम भी आज तक यही समझते थे। वो फर्स्ट टाइम हमें पता लगा कि भाई ये तो मामला दूसरा है। बस वो खोसा साहब ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी की कि उस केस को उन्होंने आगे नहीं किया। अगर वो ये कर देते तो इस वक्त जो बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं जेल से, वो नहीं आते। एक हमारे कराची के वकील थे, उनको काफ़ी पनिशमेंट हुई थी, तो वो भी बेचारे बाहर आ गए वकील साहब, तो वरना ये थी। ठीक है जी। तो अगर तो 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर पनिशमेंट है, वो केस कहलाता है प्रोबेटरी क्लॉज। और अगर 7 ईयर है, 3 ईयर है, यानी कि बिलो द 10 ईयर, वो नॉन प्रोबेटरी क्लॉज कहता है। ये जब हम बेल लेने के लिए जाते हैं किसी एफआईआर के अंदर, किसी भी एफआईआर के अंदर, जरूरी है 489 में, तो हमारे पास जो मेन ग्राउंड्स होते हैं उसमें हम कहते हैं कि सर केस डज नॉट फॉल अंडर द प्रोबेटरी क्लॉज। उसके अंदर यही है कि जी 10 साल से कम इसकी सजा है, 3 साल है, 5 साल है, 7 ईयर है, 10 ईयर से भी। तो जनरली उसके अंदर यही है कि अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अगर बेल ग्रांट कर देते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है तो रूल है, ठीक है, नहीं कर राइट जी। तो अब ये है कि अब थोड़ा सा इसका असर ये होता है कि अगर ये है तो फिर ये प्रोबेटरी क्लॉज, फिर उसको बेल भी नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, एज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट नहीं कर सकता। 2 ऑफेंस होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल वो ऑफेंस है कि इसको लाजमी बेल देनी है, एज ए मैटर ऑफ राइट को क्लेम कर सकता है। एक है कि मैटर ऑफ राइट नहीं है, बल्कि कोर्ट की उसके ऊपर ये है कि उसके पास डिस्ग्रेस, आप वो उसको आप ये कह लें कि जनाब कोर्ट ने उसके ऊपर मेहरबानी कर दी, ठीक है। तो जनरली जो है कोर्ट अप्रिशिएट करते हैं कि भाई चलो ठीक है, जेल इतनी सारी भरी हुई हैं, उनको आउट कर दें, ठीक है। तो वो इस वजह से, लेकिन अब ये है कि अगर ये इसके अंदर फॉल करता है और इतना ही उसके ऊपर जो है वो फाइन होगा, जितने का चेक बाउंस होगा उतना ही फाइन होगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा खौफ होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ ऑर्डर 37 में आपको बताया था कि जनरली जो है कोर्ट जो है उसको लीव जो ग्रांट करती हैं वो लिखती हैं कि टू पे द श्योरिटी टू द नाजिर ऑफ फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नाजिर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट लाइक सच एंड सच अमाउंट, जितना का चेक बाउंस हुआ, ठीक है जी। तो वो आपको श्योरिटी वहाँ जमा करें। जब श्योरिटी जमा हो जाएगी तो फिर आप उसके अंदर जो है वो समझ लें पकड़े गए और केस अमूमन जनरली फिर हो जाता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो मैंने आपको चेक क्यों दिया, मेरा क्या वास्ता आपसे, मैं क्यों दिया? इट्स मीन कि इन दोनों में से कोई चीज़ थी, रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, राइट। मुझे इससे याद है कि एक दफा हम लोग सेट के पास एक दफा केस में गए हुए थे, चेक बाउंस वाले का, उसने गवर्नमेंट से मिली कि वो आगे के लिए जवाब पता है। अच्छा, इसके अंदर it was my pleasure, it was my honor sir that you have appeared and I have learned a lot from you. I have always learned a lot from you. ग्रेट, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। ग्रेट। और जब मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि इस वीक ये लोग कुछ चाह रहे हैं इंटरेस्टिंग सी चीज, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले ये चीज आई थी कि ये टॉपिक होगा और आप स्पीकर होंगे। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल। दरअसल होता ये है कि अगर आपको थोड़ा सी उसकी नॉलेज हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपका शौक, जिससे ये आपने देखा, अब आपको ये घर जाके पढ़ना पड़े, ठीक है। ये जो 489F है, ये एक्चुअली जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही हिस्सा है, जैसे मैंने अभी आपको वो सेक्शन भी बताया। क्योंकि अगर आप चेक की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन किधर है, तो वो आपको मिलेगी सेक्शन 5 है गालिबन उसकी, ठीक है ना जी। इसी तरह बिल एक्सचेंज है, उसके अंदर प्रोमिसरी नोट है, ठीक है जी। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल किसी को आपने इतने पैसे देने की चीज़ के एवज में जो आप उसको प्रॉमिसरी नोट देते हैं कि मुझे इस तारीख तक आपको इतने पैसे देने। वेरी गुड, ठीक है जी। प्रोमिसरी जो लफ्ज़ है वो बना है प्रॉमिस,
कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया, ठीक है जी। अब वो मैंने आपको एक नोट लिख के दिया कि ये मैंने आपसे पैसे इस मद में लिए, मैं आपको वापस करूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो ये बात ख्याल रखिएगा, ये मिस्टेक होती है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें क्योंकि बुक में नहीं होती हैं, इस पर ऐसे आपको बता रहे तो वकील फेस करते हैं इनको, फिर कोर्ट के अंदर कोई पढ़ा लिखा जज हो जाता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वो आप बताएं, ठीक है जी। तो वो ये है, वो आपको पर उसके अंदर जो है, उसी के अंदर ही जो आपने पेमेंट की होती है उसी के अंदर ही, प्रोमिसरी नोट के अंदर ही, उसी पेज के ऊपर ही ना, वो नीचे स्टैम्प्स लगते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स लगते हैं, वो उस वैल्यू के हिसाब से होते हैं, जैसे कि वैल्यू भी, और जिस बंदे ने देने होते हैं वो उसके ऊपर साइन करता है। अगर वो अलहदा से साइन कर दे, उसके ऊपर नहीं करे, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। ये बात याद रखिए जब भी क्योंकि आप वकील हैं ना, या आपसे उसने वकील नहीं दिए, वो बोले जिस आदमी ने LLB किया सब समझते हैं, इसको सब कुछ आता है, इसको ये भी पता है काबे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है जी, पाकिस्तान का रकबा कितना है, बांग्लादेश की आबादी कितनी है, इसको सब कुछ आता है, इसी से पूछो। अब आपको उसने कहा, आपने साइन बोला नहीं इधर नीचे करो ताकि पकड़ा जाए, ठीक है जी, वो नीचे किए तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, राइट। कुछ केस लॉज होते हैं, जैसे मैंने ये अभी आपको बताया स्टेल चेक। कई जजेस जो होते हैं वो आपसे कहते हैं अच्छा कोई केस लॉ दो, ठीक है जी। तो अगर तो आप होंगे थोड़े से होशियार, तो आप बोले सर आप खुद ही लिख दें, ये खुद ही केस लॉ बन जाएगा, वो भी तो किसी जज ने ही लिखा था ना, ठीक है जी। लेकिन वो आपसे पूछते हैं जी। अब एक जज थे हमारे, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, जस्टिस जवार हुसैन जाफरी साहब, मरहूम, बहुत ज़बरदस्त जज थे। उनका यही था, उनको सारे केस लॉ पता होता है, वो फिर बाद में आपको बता देंगे केस लॉ, वो आपसे पूछते ज़रा जी बता। एक जज साहब हैं, अभी उनके बेटे जो हैं वो जज बने हैं, अभी चंद महीने ही हुएंगे, सरवाना साहब जो थे वो इतने जज थे, वो पता नहीं हैं या नहीं है, क्योंकि वो पहले तो आते थे फंक्शन में, मैं भी नहीं इतने फंक्शंस में जाता बुकला के, तो वो जब भी कोई केस लॉ उनके सामने पेश करते, मैंने वाइट पाकिस्तान के जज देखे थे सुप्रीम कोर्ट तक, वो बोलते थे अच्छा ये तो आप ले आए, इसके अगेंस्ट में जो केस लॉ वो किधर है, अगेंस्ट में भी है ना, वो क्यों नहीं लेके आए। और हो सकता है ये हाई कोर्ट से ये हुआ हो, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके हो सकता है सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि कभी हो सकता है आप एक्यूज की तरफ हो और कभी आप कंप्लेनेंट की साइड पे हो। तो जब आप कंप्लेनेंट साइड पे होंगे और आपको पता होगा कि इस केस के अंदर यहाँ से हमें रास्ता मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी होगी। आपको पता है मेरे अगेंस्ट में इस्तेमाल होंगे। शहादत ऐवान जो हैं आजकल हमारे वो मिनिस्टर भी हैं जी, वो सारे वो हैं। तो काफ़ी पहले की बात है, तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है, एक मर्डर केस था, मैं डिफेंस काउंसिल था, मैं मुलजिम की तरफ से था, वो कंप्लेनेंट साइड से थे। मैंने बहुत अच्छे आर्गूमेंट किए, बड़ी तैयारी, बड़े मैंने उसके अंदर केस लॉ दिए ज़बरदस्त किस्म के, लेकिन वो मेरी बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। बाद में शहादत भाई, उनको हम सब भाईजान कहते हैं, वैसे प्यार से उनको भाईजान, वो भाईजान मिले, बोला यार वेल डन। मैंने बोला वेल डन किधर, बेल डिसमिस हो गई, आपके फेवर में हो गया। कहने लगा वो केस लॉ इतना ज़बरदस्त तू लेके आया था, वो मैंने नोट किए हैं, ताकि मेरा कहीं मर्डर केस होगा ना उस टाइप का, तो वो मैंने इस्तेमाल करना है। मेरी यानी कि ये कि मेरी नॉलेज में नहीं थे जो तुम इतनी मेहनत करके लेके आए। तो ये आपको दोनों साइडों से हो, ठीक है। अच्छा, कुछ केस लॉज में आपको, अच्छा ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, कुछ थोड़ा बहुत कोई यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएं। सर एक सवाल जी जी इसी वकील का। सर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझे चेक दिए जी और चेक 6 मंथ में प्रेजेंट हो गया, सब हो गया, उस बंदे की डेथ हो जाती है जी उसके चेक मेरे पास रह रहे जी, और वो बाउंस, तो इस सिनेरियो में मैं क्या करूँ? आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसके लिए आप फातिहा पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। इसलिए कि ये जो ऑब्लिगेशन है सिर्फ उसके ऊपर ना, आप उसके ऊपर, अगर मिसाल के तौर पर सिविल सूट का ये असूल होता है सिविल सूट का, कि अगर आपने मुझसे घर खरीदा, ठीक है जी,
मैंने कुछ पैसे आपसे ले लिए, कुछ नहीं हुए, उसके बाद मैं मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जान छोड़ी। आप मेरे ऊपर केस करेंगे, उसके साथ लिखेंगे सिंस डिजीज, लिखूंगा ये मर गया है, सो थ्रू लीगल हेयर्स, मेरे लीगल हेयर्स के नाम लिखें। आप केस कर सकते हैं मेरे ऊपर मेरे मरने के बाद, ठीक है जी। तो वो लीगल हेयर्स जो हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं कि अब वो आप जो है जो भी उसने कमिटमेंट की थी, जो भी उसने एग्रीमेंट किया था, वो जो है वो आप पूरा करें। लेकिन इसके अंदर जो है ऐसा नहीं है। इन दोनों चेक बाउंस में गई Check bounce। क्रिमिनल में नहीं, सिविल ऑब्लिगेशन में ऐसे जी। legal rights। क्रिमिनल तो वैसे भी नहीं, देखे ना, अगर वो तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप करेंगे तो वो रंजीत सिंह का ज़माना हो जाएगा। रंजीत सिंह के ज़माने का एक बड़ा मशहूर केस है कि एक सरदार जी जा रहे थे, उन्होंने पी हुई थी, वो जनाब एक दरख्त से टकराए, मर गए। रंजीत सिंह को पता लगा, कहना जी वो बंदे फड़ो जिन्होंने ऑफेंस किया है। उन्होंने बोला सरदार जी का खुद का कसूर था, पी हुई थी। अब रंजीत सिंह को ये शौक था कि मैं तारीख में जिंदा रहूं, तो तारीख में जिंदा है लेकिन किस स्टाइल। उन्होंने बोला नहीं, वो दरख्त जिस बंदे ने लाया सी ना, कसूर उसका सी ना, उसे दरख्त लांदा ना, सरदार जी मर गए, फड़ लिया। उधर गए, पता किया, गांव देहात में पता लगा मर गए सरदार जी। वो भी कहना उसका कोई पुत्र तो होगा। उन्होंने बोला जी पुत्र का क्या कसूर, अब्बा ने अगर ऑफेंस की है। बोला अच्छा, जायदाद बीच तो वो मांग रहा है, ठीक है ना, वहां तो हिस्सा लिया है उसने, इसमें भी करें। उसको बेटे को पकड़ लिया, पढ़ा लिखा आदमी, तो उसने बोला यार ये मैं किस चक्कर में फंस गया। खैर वो सरदार जी ने बोला इसको फला दिन इसको फांसी दी जाए, फांसी दी गई। उसने पुलिस वालों को पहले से तैयार कर लिया कि क्या करना है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ही पता हो कि आपने पुलिस से भी किस तरह काम लेना है, ठीक है जी। इन केसेस में खासतौर पर ये फ्रॉड के जो केसेस, उन्होंने बोला जी ठीक है, गए उसको फांसी चढ़ाने लगे। पूरी दुनिया आई हुई थी। सरदार जी का बड़ा विजडम वाला फैसला था कि कितना मुश्किल केस उन्होंने हल किया था कि जिस बंदे ने दरख्त लगाया उसको, उसने नहीं किया, उसके बेटे को लेके आए, कहना फाइल लाओ। फाइल का मतलब है फांसी लगा दूं। उसको जैसे भी वो गले में डालने लगे, जैसे टाई हम डालते हैं, ये भी फांसी है, तो वो जनाब उसको जैसे भी डालने लगे। पुलिस वालों ने बोला सरदार जी इसमें फिट नहीं आ रही है, यानी कि छोटी पड़ रही है, अब आप इसको टाई को आप छोटा कर लें, बड़ा कर लें, आपकी मर्जी है। इसी तरह फांसी को। अब सरदार जी को ये था यार ये तो सारा विजडम खराब हो गया, इतनी दुनिया देखने के लिए आई हुई है, मेरी शोहरत हुई हुई है। कहने यार इनने बंदे खलोते हैं, जिसमें फिट आ रही है उसको ला दो, ठीक है जी। कि इतने सारे लोग खड़े हैं, जिसको आ रही है उसी को ही लगा दो। अब लोगों ने भागना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया भाग रही, पुलिस पीछे भाग रही, हर एक को पता था कि मैं पकड़ा तो 5 मिनट बाद मैं नहीं हूँगा। वो एक बेचारे कमजोर से आदमी को पकड़ के गया, कहने सरदार जी ए आ गया। उसने वो बेचारा रोए, बोले सरदार जी मेरा कसूर की है। कहना अच्छा, अगर तुसी 10 साल तक कसूर ना करो तो असी इंसाफ ही नहीं करें कि अगर तुमने 10 साल तक नहीं किया तो हम 10 साल तक ऐसे ही बैठे, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी यही कि अगर आपने करना है, मैंने आपको बताया ना कि देखें इसके अंदर जो लेजिस्लेशन ने आपको दिया है वो ये कि आप साइमल्टेनियसली तौर पे जो है वो आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं की तो ये आपकी नेग्लिजेंसी है। तो इसी तरह अगर आप करते हैं तो आप उसको फौरी करें, और ये आपको होना चाहिए। मैं अभी आपको उसके ऊपर एक केस लॉ, कुछ में केस लॉ है वो मैं आपको करता हूँ। केस लॉ इसलिए मैंने आपको कहा कि उसको ज़रा ढूंढने में परेशानी होती है, मुश्किल होती है। ये टाई के ऊपर याद आया सैयद साहब, एक मेरा केस है, पर्सनल केस है, और वो रिपोर्टेड केस है सिंध हाई कोर्ट का। सिंध हाई कोर्ट की हिस्ट्री है और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आज तक पुलिस ने कभी अखबार में इश्तहार दे के किसी से माफ़ी नहीं मांगी। और ये सिंध बलूचिस्तान लॉ रिपोर्टर साला निकलता है हाई कोर्ट से, SBLR, उसके अंदर 2007 के अंदर गालिबन है, पेज मुझे याद नहीं है, वो मेरा पर्सनल केस है। उसके अंदर मैं एक बेल बिफोर अरेस्ट कराने के लिए गया, एक सेक्शन होती है 406, इससे रिलेट होती है CPC के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर ये होता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन ये है कि आपके ऊपर एतबार किया और आपने ट्रस्ट जो है उसको ब्रीच कर, ये वो सेक्शन थी। मुलजिम जो कंप्लेनेंट था इसके अंदर, उसने मेरे ऊपर ये केस किया था और वो बेल लेना चाह रहे थे।
मैंने उसकी बेल डिसमिस करा दी थी। मुझे पता था कि जज साहब उस वक्त ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, मुझे पता था 10 साल जज साहब जो है 3 साल के चक्कर में उसको दे देंगे। मैंने उनको एक केस लॉ दिया कि सर एक आदमी की पूरी अगर कायनात लूट गई हो, उस बेचारे के पास पैसे ही उतने हो, रिटायर्ड हुआ, उसने उसको पैसे दे दिए, तो इसने तो उसको सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो इसको तो कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी सिर्फ इसी बात के ऊपर। और मेरे वाले जो था वो उसने डिसमिस की। मैं हाई कोर्ट के अंदर गया, वहाँ पर जनाब वो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, मैं छुड़ाने लगा, बेल एप्लीकेशन मूव हो चुकी थी। वो पुलिस ने यहाँ से मेरे को पकड़ के खींचना शुरू किया। वो तो शुक्र है कि मैं गरीब आदमी, मेरे पास लोकल टाई होती है, तो ये टाई बीच में जो जुड़ी होती है ना वो टूट गई, लेकिन उन्होंने बहुत मेरे को रगड़ा दे दिया। फिर उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई और फिर वो काफ़ी उनके खिलाफ एक्शन हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने खुद एक्शन लिया, सबीउद्दीन मरून साहब थे। वो रजिस्टर्ड केस है, कभी आप पढ़ना चाहें उसके अंदर पूरी तफसील है। तो ये कुछ लोग कहते हैं वो एशिया का रिकॉर्ड है, लेकिन पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड, ये तो मुझे पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने इश्तहार दे के और जंग जैसे अखबार के अंदर 2006-2007 में जंग अखबार इतना पावरफुल था, और ये जियो वगैरह ये बोलते थे हम गवर्नमेंट गिरा देते हैं, आज भी बहुत पावरफुल है। जब उन्होंने वो दिया, और जो मेरे मुकाबले में वकील साहब थे वो मेरे भी सीनियर के सीनियर थे, इक़्तिदार अली हाशमी साहब मेरे सीनियर थे, मंसूब अली कुरैशी साहब वो उनके भी सीनियर, लेकिन वो बेचारे फंस गए थे। आमिर मंसूब के वालिद साहब, आमिर भाई और मैं पीर भाई हूँ, हमारे उस्ताद एक ही है, पीर भाई समझते हैं। इसके अंदर देखिएगा, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं तो आप देखते हैं कि यार ये चेक है छोटा, ये बंदा निकल जाएगा, मुलजिम जो है निकल, आपने वो आपको कह रहा है वकील साहब बस पकड़ना आपका काम है, तो आप इसके अंदर कोशिश करें कि जी 406 भी इंड्रोस करवा दें, अल्फाज ऐसे लिखें उसी के अंदर। लेकिन देखें अल्फाज के ऊपर FIR बनती है, ये बात याद रखिएगा। जो 154 का स्टेटमेंट होता है वो बड़ा अहम होता है, उसी के ऊपर सेक्शंस बनती हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक सेक्शन होती है ये अगर आप लगवा सकते हैं, ये लगवा दें 506B थ्रेट फॉर मर्डर। यदि क्या लिखेंगे उसमें अल्फाज आप कि जी वो अब हमारे वो पैसे भी नहीं दे रहे, और अब हम जब उससे कह रहे हैं तो उस दिन गया, उस टाइम पिस्टल निकाली और मुझे बोला कि जान से मार दूंगा अगर आइंदा पैसे लेने के लिए आए, ठीक है जी। तो ये भी आप जी अटेम्प्ट टू मर्डर जो है 324 है, वो तो अटेम्प्ट की है ना, इसने अटेम्प्ट नहीं की, थ्रेट की है, ये थ्रेट है। अटेम्प्ट तो वो है कि उसने फायर ही कर दिया, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया, आप दोनों साइड से अगर आप तो उसको आप करेंगे, ठीक है। अच्छा एक देखें, एक हमारे सिंध हाई कोर्ट से एक फैसला हुआ कि जी बेल अगर आप उसको देंगे तो इक्वल अमाउंट की देंगे, इक्वल अमाउंट का मतलब ये कि अगर चेक बाउंस हुआ है 10 लाख रुपीस का, तो आप उसको बेल जो श्योरिटी रखवाएंगे वो भी आप उससे क्या लिखवाएंगे जी 10 लाख रुपए की, ठीक है ना, 1 मिलियन की आप उससे श्योरिटी लेंगे जी जी। तो वो बाद में जो है वो कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये नहीं है, ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी बंदे के लिए, ठीक है। तो ये आप ये देखिएगा, YLR ये मैं भी आपको 24, ये आप एक डायरी बनाया करें, डायरी बनाने की आदत डालें, खास तौर पर एक डायरी जरूर घर में बनाएं, उस पर ये केस लॉ जरूर लिखा करें। ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है ना जी। इसके अंदर ये कि जो इक्वल अमाउंट था कि जी इक्वल अमाउंट हुआ करेगा, अब वो जो है इन्होंने इक्वल अमाउंट खत्म कर दिया। और श्योरिटी भी इसमें दो चीज़ें इसके अंदर आई, एक तो श्योरिटी भी रिड्यूस कर दी फ्रॉम 50 लाख, उसको श्योरिटी अलाउ की थी 50, तो ये इसके अंदर इन्होंने कम कर दिया हाई कोर्ट, लेकिन यार इसको हाफ कर दी ताकि ये इजीली अपनी श्योरिटी जमा करा के बेल आउट हो सके। और दूसरा इसके अंदर जो बात हुई, अक्सर जो होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, आप कोशिश करें 506 इसके साथ करवा दें, 406 इसके साथ करा दें, ठीक है। अक्सर गलती जो है वकील साहब ये करते हैं
वो इस किस्म के जो मैटर होते हैं उसके अंदर दो सेक्शन करवा देते हैं, 406 और 420, ये दोनों पीपीसी की हैं। 420 चीटिंग। जी ठीक है ना जी, ये भी ऐड कर, ये कभी भी एक साथ नहीं हो, क्योंकि इनके बारे में सुप्रीरियर कोर्ट ने यही बताया कि ये देखें, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, और ये जो है ये चीटिंग है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो ये है कि आपने मेरे ऊपर एतबार किया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और मैंने वो काम कर दिया, ठीक है ना। आदमी की आंखें कौन खोलता है? जिसके ऊपर आंखें बंद करके एतबार करते हैं, वही आपकी आंखें खोलते हैं, ठीक है। और आंख का असूल है कि जब तक ये बंद नहीं होती खुलती नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उसने आपके साथ जो है ये फ्रॉड किया, ठीक है, चीटिंग की है, फ्रॉड हुआ है जी आपके साथ, ठीक है जी। तो ये कभी भी इसको एक साथ इंडोर्स नहीं करवाइएगा। सर लेकिन चार्ज इसके ऊपर ये कि पनिशमेंट भी हुई, पनिशमेंट भी खत्म हो गई, नॉलेज तो हो ही नहीं सकती, तो आपकी सारी मेहनत भी बेकार है। सर लेकिन 489 एफ के साथ अटैच की जा सकती है चार्ज। जी, इन दोनों की मैंने आपको बताया कि ये जो होता है ना, वो ये होता है कि इन दोनों को लोग अटैच करवा देते हैं, ये कभी भी नहीं करें। हो भी जाए तो कोशिश करेंगे जब चालान सबमिट हो रहा हो तो वहाँ पर आप उसको माइनस करवा दें, ठीक है जी। ये जो चालान होता है ये क्या चीज़ होती है? सर जब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेते हैं उसके बाद वो कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके जमा करवाएंगे। जी हाँ, टेरम जब होगा या फाइनल सब्डिविजन। ठीक है, ठीक है जी। तो ये कौन सी सेक्शन के एफआईआर मैंने आपको बताया 154 के तहत हो गई, चालान कौन सी सेक्शन के तहत होगा? 170 जी 170 170 नहीं है, 173 173। लेकिन ये बात रखिएगा, पूरी सीआरपीसी पढ़ लेंगे, चालान का लफ्ज़ कहीं भी नहीं, ठीक है ना। जज साहब भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, सर ये चार्जशीट सबमिट कर दिए, चालान सबमिट कर दिए, ये एक्चुअल होती है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो क्या चीज़ हुई है, अगर या तो वो मुलजिम ठहराया गया है, ठीक है ना जी, कि ये सारी चीज़ें कलेक्ट की, इसके तहत ये है, या फिर ये कि उसको आउट कर दिया गया कि जिसके ऊपर ऑफेंस नहीं बन रहे, ठीक है। 1 लाख 20 लाख तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, अगर हो जाए तो कोशिश करें कि चालान तक आप इसको ड्रॉप करवा दें, ठीक। इसके लिए आप, ये मैंने आपको बताया, देखें आपको क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो और इंशाल्लाह फाका होगा और अच्छा आपको समझ में आएगा। इसके लिए केस लॉ, थ्री टू वन, ठीक है। ये आगे जो मैं लिख रहा हूँ ये पेज नंबर है, ये है सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको स्टेल चेक बताया था, कि आप इसको प्रेजेंट करवा लें विद इन द टाइम, फिर बेशक आप सिविल सूट बाद में कर लें, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है उसके बाद कर लें, लेकिन ये कि जो आपके पास बैंक रिपोर्ट हो वो विद इन द 6 मंथ, ठीक है जी। आफ्टर 6 मंथ जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये स्टेल चेक वाला जो था, ये आप देखते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ होंगे ए बी सी लिखे होते, आप इसको ये आपको, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने? पाकिस्तान करंट क्रिमिनल रूल, पाकिस्तान करंट क्रिमिनल रूल, क्रिमिनल लॉ जर्नल, लॉ जर्नल, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ठीक है, पेज नंबर 1071A, ठीक है। या आउट ऑफ ड्यूटी चेक का जो स्टेल चेक जिसको हमने, जी ये मुझे पूछना था कि ये जो चेक डिसऑनर है, ये कैसे बैंकिंग कोर्ट्स में ही ये जाते हैं? जो भी चेक डिसऑनर का कोई भी केस हो इस तरह का, जो भी ये सेक्शंस हैं, ये सारे बैंकिंग कोर्ट्स में ही जाते हैं या कोई दूसरे कोर्ट्स में भी इनको चैलेंज किया जा सकता है? मैंने आपसे अर्ज की थी पहले ही, मैंने आपको बताया था कि देखें अगर 489F है
तो ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ लॉ जो होती है, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रियल कोर्ट, वहाँ आप जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह सिविल की भी आप रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन वो एक आम 2 आदमियों का जो, या एक से ज़्यादा आदमियों का हो। लेकिन अगर बैंक से होगा तो वो मैंने आपको बताया था, फिर वो आपके लिए सेक्शन 9 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस की। ठीक है ना जी, तो वो बैंक के। लेकिन मैंने आपको एक ख़ास चीज़ बताई थी कि बैंक भी आपसे चेक लेता है, बैंक भी चेक को पेश करता है, वो डिसऑनर हो जाते हैं, लेकिन बैंक जो है आपके खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं करा सकता। बैंकिंग कोड के अंदर ये जितनी सारी बैंकिंग कोड 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो है ये है कि एक स्पेशल बैंकिंग कोड होती है, वो बैंकिंग कोड फॉर ऑफेंसेस, उसके नाम के आगे ऑफेंसेस लिखा होता है। वो है कि अगर आप बैंक के अंदर कोई फ्रॉड करते हैं तो वो क्रिमिनल केस होता है। ये जितने भी हैं ये सारी सिविल केस है। ठीक है ना जी। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिविल लिटिगेशन एंड क्रिमिनल लिटिगेशन, कि इसका डिफरेंस किस तरह पता लगे। अब एक चीज है, आप जाते हैं क्रिमिनल केस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं क्रिमिनल से होता है प्रेशर होता है, सिविल से ये होता है कि रिकवरी होती है। तो आप जाते हैं, उनको कहते हैं कोर्ट को, आप अगर ये साबित कर देते हैं कि सर देयर इज ए मैलाफाइडी ऑफ द कंप्लेनेंट, देयर इज नो क्रिमिनल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, देयर इज ओनली ए सिविल लिटिगेशन बिटवीन द 2 पार्टीज। ठीक है, लेकिन वो साबित करना फिर आपकी जिम्मेदारी है कि सिविल क्या है, क्रिमिनल क्या है। क्रिमिनल में हमेशा याद रखिएगा जजा व सजा है, पनिशमेंट है या एक्विटल है। सिविल के अंदर जो है वो रिकवरी होती है। तो अगर कहीं पर वायलेंस हो, तशद्दुद हो, तो वो समझ लें क्रिमिनल केस बन रहा है। ठीक है ना। तशद्दुद 2 किस्म का होता है, फिजिकली और मेंटली, ये बात याद रखिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको फिजिकली तौर पे करूँ, मेंटली तौर पे भी कि मैंने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया इन चीज़ों के अंदर, और वो वाकई वो उसके अंदर आता जी, जिसे मेंटली गोरल भी कहते हैं इनके जी। क्लियर हुआ आपका? थैंक यू। आपको बिल्कुल बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर ठीक है बात। ना? तो बैंकिंग के लिए आपसे वही वाला आपके पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, 2001 वाली। one question. So एक चीज़ है, might be different from it, but recently happened with my mother कि उन्होंने नेशनल बैंक से जाके पैसे लिए और उसमें 20,000 के नकली नोट थे। तो अब क्योंकि बैंक के जो वो होते हैं उनको तो ये चीज़ बोली जाती है कि अगर नकली नोट है तो आपको कैंसिल आउट करने होते हैं वो जी। उस बंदे ने किए नहीं थे और मामा को पता नहीं चला, वो लेकर भी आ गई। तो अब वो क्या होगा कि वो बैंक अकाउंटेबल होगी, वो बंदा होगा या वो फ्रॉड होगा, क्या जी। होगा वो? अब तो बैंक वालों का रवैया दूसरा होगा। पहले ये होता था कि आप किसी भी अकाउंट में जाकर पैसे जमा करा दें, वो आपसे पूछते नहीं कौन हो। अब पूछने लगे, जब से 2.5 करोड़ रुपए बेचारे किसी ठेले वाले के निकले हैं, ये निकले हैं। मैंने भी FI वालों को बहुत कहा, हमारे शागिर्द भी हैं उसके अंदर, तो मैंने बोला यार कोई हमारा भी अकाउंट के अंदर 2.5 करोड़ डलवा दो और फिर हमसे ले लो तुम, ठीक है ना। लेकिन हमारे अकाउंट में कोई भी नहीं डालता। तो उसके अंदर ये होता है कि आप बैंक के अंदर जब आप वापसी जाएंगे तो बैंक वालों का जो है वो आपसे ये कहेंगे कि जी ये हमारे लिए 2 हुक्म हैं इस नोट के बारे में जो आप लेके आए। या तो अगर उसी चेन से चल रहा होगा, नंबरिंग सीक्वेंस आ रही होगी, तो फिर तो शायद वो आपकी बात पे ध्यान दें, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है जी। वो आपको कहेंगे कि इसके लिए हमारे पास 2 ही लॉज हैं या 2 हुक्म हैं हमारे लिए, 2 ऑर्डर्स हैं कि या तो इस आदमी की FIR कटा दो या इसको अपने सामने जला दो, बस। काउंटर स्वीट में कौन सी करेगा सर? ये जिस तरह से बात की काउंटर स्वीट वो नोट्स कहते हैं, इसको कोई फेक नोट है जी। ये तो बैंक मतलब बैंक जो इसके लिए वो कर रहा है। अब वो क्या सबूत है कि बैंक ने आपको दिया? अगर आप वो वाकई, मैंने कहा कि जैसे वो एक सीरीज में आपने नोट लिए तो वो ये है, वरना ये तो वो कहेंगे कि जी आप जाली नोट हमारे पास लेके आए, जनरल बैंक का ये। अगर कोई मैनेजर कोई ऐसा है, वो आपका जान पहचान वाला या कोई रहमदिल आदमी है, तो वो तो शायद आपके लिए कुछ कर ले। अदरवाइज 2 ही उनके पास हैं कि ये अब नोट बाहर नहीं जाएगा वहां से। 2 ही काम करने, या तो उस बंदे की FIR कटाओ या फिर उस बंदे जी, ठीक है ना जी। ये वो हमारे एक थे, इन्होंने वो केस देखा था तो लेकर आया उसके ऊपर जी जी, जिसका पोजीशन है उसके अंदर।
वो एक केस में एक बैंक वाला बहुत रोया ओपन कोर्ट के अंदर, आपने विषय देखा। वो मुझे बोला कभी मेरे से किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए थे। मैंने बोला अगर उसने नहीं किए तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप आए हैं, विटनेस आए हैं, मैं आपसे जो चाहे पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। जज साहब भी इजाजत दे रहे हैं, इसका मतलब मैं पूछ सकता हूँ। बोला किसी ने नहीं पूछा। मैं किसी ने नहीं, अगर पूछे गिने चुने सवालात आपसे पूछे, मैंने अगर कोई एक आध ऐसा पूछ लिया, ठीक है ना जी, तो उसके अंदर क्या था कि उसकी मेंसरिया नहीं थी। एक आदमी ने उसको कहा कि यार मेरे इमरजेंसी हो गई है मेरे घर पे, और ये पैसे जो है ना जी आप वहाँ जाके मुझे वो कर दें, आजकल वो क्या कहते हैं इजी पैसा। वो उधर गया तो वो चेक, वो नोट जाली था। अब देखो उसकी कोई इंटेंशन नहीं, उसको किसी ने दिया, वो वहाँ लेके गया। तो बैंक का ये असूल है। खास तौर पर मैं वो वाले केस लॉ आपके लिए लिख के लेके आया था, ठीक है जी। तो अगर है तो अगर सर- टाइम बच जाएगा तो फिर कर लेंगे, वरना आप पूछें। सर आपने जैसे बात की क्रिमिनल केस में रिकवरी नहीं होती, कन्विक्शन होती है, और मोस्टली जो क्लेमेंट होते हैं प्रेशर डालने के लिए करते हैं, जी। तो वो प्रेशर मतलब उसमें भी कोई स्ट्रेटजी होगी ना कि कोई सेटलमेंट रीच करें कन्विक्शन से पहले, क्योंकि कन्विक्शन से तो उनका कोई फायदा नहीं ठीक है, होगा। अभी मैंने आपको यही बताया, इस तरफ खड़े होंगे, कभी आप इस तरफ खड़े होंगे। कोर्ट में जाते हैं ना, ऐसे दो रोस्टम होते हैं, राइट हैंड पे वो होगा जो कंप्लेनेंट होगा या प्लेंटिफ होगा, ठीक है ना। इंग्लिश वो क्रिमिनल लॉ में हम उसको कंप्लेनेंट कहते हैं, और सिविल के अंदर हम उसको प्लेंटिफ कहते हैं। कभी आप यहाँ खड़े होंगे, एक आपके ज़माने में वो चन्ना साहब डीजे थे, एक केस था, क्रिमिनल केस था, मैं उनके पास गया, वो एडीजे थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, फिर वो डीजे वेस्ट बन गए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट बन गए। जब मैं वेस्ट में गया तो मेरे से कहने लग गए कि आप फलां केस में आए थे। मैं जी, मैंने वहाँ आपके ख्यालात ये थे, ठीक है जी, यानी कि वहाँ आप मुलजिम की तरफ से आए थे ना, वहाँ आपने मुझे अपने ख्यालात का ये इजहार किया था। आज आप कंप्लेनेंट साइड से आए हैं यहाँ पर, मुझे याद है वो केस, ठीक है ना। वो केस मैंने ही चलाया था, मुझे याद है, वो बड़ा टची केस था, बस या तो सज़ा थी अब निकला था, बस वो किस्मत अच्छी थी उसकी, वो निकल गया। कहने जहाँ आप आए हैं कंप्लेनेंट साइड से, तो आपके ये ख्याल आते हैं। मैंने बोला जी सर ये मैं आपको साबित करता हूँ। तो बाहर वो एक है, तो वो ये होता है कि आपको दोनों पता होने चाहिए कि इसको आपने किस तरीके से प्रेशराइज करना है। तो ये मैंने आपको जैसे ये बताए, लेकिन ये होता है कि इनको एप्लीकेबल आप करेंगे किस तरह, ये आपके ऊपर है। चालान में आप किस तरह चीज़ें डलवाएंगे, तो वो है। आज एक यूनिवर्सिटी का एक कोई प्रोफेसर साहब है, उन्होंने किसी जाली एक अपने प्रोफेसर को पकड़ा, अब वो मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बताऊँ, उन्होंने जाके उनके खिलाफ 406 की ये FIR कटा दी। जी हमारा इतना सोना था, हमने तो बेच के इनको दे दिया कारोबार के लिए। वो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अभी मैंने उनको मैसेज दिया कि भाई ठीक है आप पाकिस्तान आ जाएं, इससे पहले कि चालान सबमिट हो, फिर मैं आपके पास इस्लामाबाद चलूँगा। वो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर होते हैं, तो यहाँ से हमने बोला प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, वहाँ पर आपके लिए कुछ करेंगे। तो वो ये होता है कि ये फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको चालान के अंदर किस तरह बनवाते हैं, सिविल सूट किस तरह। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी टाइम नहीं है, वरना ये जैसे ये फाइनेंशियल वाला था, तो उसके अंदर बैंक भी गलतियाँ कर लेता है। बैंक के जो वकील होते हैं वो गलती कर जाते हैं, आप फ़ायदा उठा लेते हैं, या आप बैंक के ऊपर करते हैं तो फिर बैंक फ़ायदा उठा लेते हैं।